बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर पहुंच धाम में हो रहे निर्माण कार्यों एवं आगामी यात्रा से संबंधित तैयारियों को स्थलीय निरीक्षण किया। केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। सबसे पहले सीएम धामी ने केदारपुरी में मत्था टेका। सीएम ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ काली मठ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए सीएम धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल जाना और उनकी हर समस्या को दूर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों से वार्ता कर निर्माण कार्यों में आ रही समस्या को जाना, उनके अहम योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम धामी ने मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे, निर्माणाधीन सामग्री को हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बर्फ पिघलने के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। मौके पर मौजूद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने सीएम को बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार प्रवेश द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही बरसात के दौरान यात्रियों की सुविधा के अनुसार ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। उन्होंने साथ ये भी बताया कि वर्तमान में केदारनाथ धाम में निर्माण हेतु 7000 श्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि केदार घाटी में ब्रह्मा कमल वाटर पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने केदारनाथ ट्रैक की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरने, पानी एवं बरसात के दौरान रैन सेंटर और निर्माण कार्यों में गति लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने वासुकी ताल ट्रैक को विकसित किए जाने से संबंधित जानकारी लेते हुए इसमें शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार किए जाने की भी बात कही। इस मौके पर विधायक शैला रानी रावत, नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसडीएम योगेंद्र सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। ये काम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस ना हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि नीचे ध्यान केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं। साथ ही साथ आस्था पथ का निर्माण भी काफ़ी हो चुका है। सरस्वती घाट और मंदाकिनी दोनों तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और अन्य को जो काम होने हैं वहाँ पर सभी काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर वाटर एटीएम का काम भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं। तो सभी काम तेज़ी से पूरे करने के हमने निर्देश दिए हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम हो। साथ ही साथ यात्रा का भी जायजा लिया है, क्योंकि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही अभी यहाँ पर बुकिंग, जिस प्रकार से होटलों की, वाहनों की, अन्य जो भी हमारे पर्यटन परिवहन इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जिस प्रकार की जानकारी आई है, सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रधानमंत्री जी का सर विशेष लगाव, उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और ये मानना चाह रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, बड़ा संदेश देंगे। आप लोगों ने आमंत्रित किया है जी। अभी चूँकि प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, तो क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और वो निश्चित रूप से उचित समय पर जब भी उनको लगेगा तो वो जरूर दर्शन के लिए आएंगे। आइए बात करते हैं देहरादून में स्थित सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे थे, दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो और जो निर्माणाधीन कार्य वहां पर चल रहा है उससे क्या कुछ सुविधाएं या लाभ आगे श्रद्धालुओं को मिल सकता है? देखिए अमोल, सभी जानते हैं कि 3 मई से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 3 मई को, और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और फिर 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने, और आप जानती हैं कि केदारनाथ में बहुत कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर पुनर्निर्माण के कार्य इस समय चल रहे हैं। तो जब पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं तो उनकी रेख के लिए, यानी कि किस तरीके से उन कार्यों की प्रगति है, इसे देखने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री सीधे सीधे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों को मॉनिटर करते हैं। वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार वहाँ के निर्माण कार्यों का अपडेट लेते रहते हैं और खुद से इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं। तो यही वजह है कि कपाट खुलने से ठीक पहले मुख्यमंत्री वहां गए और वहां पर जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें देखा, परखा, साथ ही यात्रा सीजन के लिए जरूरी निर्देश भी दिए, क्योंकि जिले के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे और सभी को यही कहा कि जो निर्माण कार्य हैं उन्हें समय से पूरा किया जाए और कार्य जो चले, क्योंकि वहाँ कह सकते हैं कि जाड़ों में कोई काम नहीं हो पाता है। कई फीट की बर्फ वहाँ पर गिर जाती है, जिसके कारण कहीं भी निर्माण कार्य या किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो कार्य चल रहे हैं उनको इस तरीके से किया जाए कि कहीं भी जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको असुविधा ना हो और जो यात्रा है वो सुगम बनी रहे। इन सब चीजों का जायजा लेना था। वहीं कयासबाजी ये चल रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री कपाट खुलने के दिन यानी 6 मई को बाबा केदार के दर्शन को आ सकते हैं। और इसी आशय को लेकर आज मुख्यमंत्री भी वहां पर सभी तैयारियों का जायजा लेने गए थे, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वो एक एक निर्माण कार्य को वहां पर खुद देखते हैं। जहां वे वहां पर बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही अगाध आस्था है, वहीं वो कार्यों को भी देखते हैं, क्योंकि जो न्यू केदारपुरी कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। तो आप सोचिए, एक हफ्ते बाद अमोल यात्रा शुरू होने वाली है, तो मुख्यमंत्री सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं केदारनाथ धाम के जब कपाट 6 मई को खुल जाएंगे। अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। खबरों में हम आगे चलते हैं। मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्री आएंगे। अब तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन केदारनाथ आने के लिए हुए हैं। सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने खास बातचीत में राज्य के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा और कोशिश होगी कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भीड़ नियंत्रण का भी प्लान तैयार किया गया है। इस समय हमारे साथ राज्य के पर्यटन, धर्मस्व व पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी हैं और यात्रा सीजन कह सकते हैं कि उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 मई से राज्य की 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और जिस तरीके का अब तक का माहौल बना हुआ है और राज्य सरकार ने तैयारियां की हुई हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड होगी। महाराज जी, किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लाखों लोगों को इंतजार था कि कब कपाट खुले और हम उत्तराखंड आए। निश्चित रूप में 6 महीने देवता पूजन करते हैं, 6 महीने मानव पूजन करते हैं। देवताओं का यजन पूजन अब समाप्ति पर है। पट खुलेंगे और भगवान के दर्शन होंगे और जो अखंड ज्योति जलती है उसका भी दर्शन लोगों को प्राप्त होगा। काफ़ी लोग वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। करीब 1,41,000 जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और निश्चित रूप में यमुनोत्री के अंदर लगभग 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, गंगोत्री के अंदर 23,117, केदारनाथ के अंदर 54,700 के करीब हुआ है, बद्रीनाथ के अंदर 40,000 हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो केदारनाथ का हुआ है। तो निश्चित रूप में यात्री आएंगे और जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक लोगों के बंदोबस्त किए जाएंगे और कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल ही लोगों को यहाँ से भेजा जाएगा। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि लगभग 1.5 लाख के लगभग लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि यात्रा शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ 4 धाम की और ट्रैफिक की जो मीटिंग बुलाई, उसमें मैंने ये हिदायत दी है कि ट्रैफिक जो है उसको देखा जाए, कंजेशन ना हो। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली से देहरादून हम 4.5 घंटे में पहुँच जाते हैं,
परंतु देहरादून से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमको 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये बड़ा जो अपॉलिंग टाइम लग रहा है और ट्रैफिक कंजेशन हो गया है, घंटों लोग बैठे रहते हैं, इसको समाप्त करना होगा, प्लानिंग करनी होगी और लिमिटेड लोगों को हमें भेजना होगा, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही भेजना होगा। ज़्यादा लोग जाएंगे तो अव्यवस्था पैदा होगी। तो ये मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी परामर्श हम कर रहे हैं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमने मास्क को कंपलसरी कर दिया है कि मास्क सब पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको फाइन किया जाएगा। उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन हमने कंपलसरी कर दी है। सारे एहतियातन बरते जाएंगे, जो हमारी एसओपी है गाइडलाइंस केंद्र की, वो सारी हम अडॉप्ट करेंगे। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने ये बताया लोगों को कि अगर जहां पहाड़ लैंडस्लाइड्स होते हैं और वहां पर जेसीबी तैनात होनी चाहिए, अगर 4 घंटे से ज़्यादा समय बीतता है तो वहां पर पैसे से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए, लोग परचेज कर सकें और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, उसके साथ साथ दूध अवेलेबल हो बच्चों के लिए और फलाहार उपलब्ध हो, तो जो भी है लोग खरीद सकें। तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये हिदायत दी गई है कि वो ये भोजन इत्यादि स्वल्प जो होता है ये उपलब्ध करा दें, ताकि लोग जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिले। ये सब चीजें हमने देखी हैं और कहा है भाई लैंडस्लाइड होती है तो जेसीबी लगवा के उसको तोड़वाएं। आपने लैंडस्लाइड की बात की है, पीडब्ल्यूडी भी आपके पास है और कहते हैं कि पर्यटन जहां राज्य की बैकबोन है, वहीं पर्यटन की भी बैकबोन यहाँ की जो बैकअप सपोर्ट है वो रोड है, रोड कनेक्टिविटी ही मेन है। बीआरओ का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। ऐसे में आपने क्या निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा सीजन है वो निर्बाध तरीके से चल सके? बीआरओ और एक और एजेंसी है, दोनों को हिदायत दी गई है कि वो रोड खोल के रखें। थोड़ा जहां कंजेशन मारवाड़ी की तरफ होता है उसके लिए भी हिदायत दी गई है। और हमने ये आग्रह किया है कि भाई जो जहां पर नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, वहां से नरसिंह मंदिर का दर्शन करते हुए लोग जाएं और ऊपर से आएं। इस प्रकार से हमने डिटूर करने की बात कही है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा बुकिंग आई है और केदारनाथ धाम में एक दूसरा जो सबसे बड़ा क्रेज होता है और लोगों की क्यूरियोसिटी होती है हेली सर्विस को लेकर के, उसको लेकर भी कई बार आपने देखा है विवाद की स्थिति हो जाती है, बड़ी शिकायतें आती हैं। आपने मीटिंग भी ली है, किस तरीके के निर्देश दिए हैं और कैसे स्मूथ सारी चीजें रन करें? निश्चित रूप में ये एविएशन का विभाग का डिपार्टमेंट का विषय है, परंतु हमने कहा है कि इसमें जो भी कोई ब्लैक कालाबाजारी होती है या टिकटों को ज़्यादा महंगे दाम पर बेचा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग हमने रखी है, कोई हादसा ना हो, सारे प्रिकॉशंस बरते गए हैं। तो निश्चित रूप में हमारी पूरी तैयारियां हैं और मैं प्रसन्नता के साथ ये कहूँगा कि पहली पूजा जो है वो हमने माननीय हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से होगी और देश की मंगल कामना वो करेंगे। तो पहली पूजा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री में जो पहली पूजा होगी वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री जी को आपने बुलाया है, इनवाइट किया है और उनका क्या कोई प्रोग्राम है? निश्चित रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, तो उनका जो होगा वो जो प्रोग्राम होगा वो जग जाहिर हो जाएगा, निश्चित रूप में पता चल जाएगा। और हम जब सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है 4 भाषाएं बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेज हैं। तो उसमें तमिल भी है, मलयालम भी है और चाइनीज़ भी है, मैंड्रिन भी है और इंग्लिश भी है। तो वो चारों में वो ग्रीट करते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं कौन सी भाषा आप बोलते हैं, वो ग्रीट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर भी हमने टैक्सी ड्राइवर से कहा है कि टैक्सी को स्वच्छ रखें, उसमें कोई बदबू इत्यादि नहीं होनी चाहिए। आजकल एयर फ्रेशनर हैं और रूम फ्रेशनर हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप में जब गाड़ी सफ़र कर रहे हैं तो आप टूरिज्म की बात कर सकते हैं कि साहब वहाँ भी देखने को है, बहुत अच्छा है। तो बहुत से मेले भी हमारे हो रहे हैं, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि लोग डाइवर्सिफाई होकर मेले का भी दर्शन करें और मेले में सहभागिता निभाएं और पुण्य कमाएं। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर कोई और सुविधा की बात हो। पर्यटकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं का वो स्वागत करें और उनकी यात्रा को सुखद और सफल बनाने में अपना सहयोग दें। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर सोमवार को प्रदेश शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। विधानसभा के सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा से जुड़े हुए सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर साफ सफाई के अलावा बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव डीआईजी गढ़वाल के अलावा जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि मई तक प्रदेश में एक्सी नामक कोरोना का नया रूप दस्तक दे सकता है, जिसकी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में 2 गुना तेजी से फैलने की संभावना है, जिसको लेकर अब हल्द्वानी के अस्पतालों में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि चौथी लहर आने पर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है। इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन, पूरी कोशिश करें मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी है जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल तो बंद नहीं कर सकते हैं या कोई लॉकडाउन, अब कर्फ्यू बार बार तो नहीं रखा जा सकता। हमें धीरे धीरे इसके साथ इनकी जो वायरस की जो एक लाइफ साइकिल जिस तरह उसको समझना पड़ेगा और अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। रुड़की में सड़क हादसे में एसडीएम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एसडीएम घायल है और चालक की मौत हो गई। रुड़की के लंधोरा में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से लक्सर एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के चलते एसडीएम संगीता कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि गाड़ी के चालक गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारने वाले डंपर चालक को पकड़ लिया। हादसे में बुरी तरह घायल एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का एक पैनल एसडीएम के उपचार में पूरी तरह से तत्पर जुटा हुआ है। साथ ही कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने रुड़की में ही डेरा डाल दिया है। बता दें कि मंगलवार सुबह एसडीएम संगीता कनौजिया अपनी सरकारी बोलेरो वाहन से हरिद्वार से लक्सर की ओर जा रही थी। जैसे ही एसडीएम का वाहन सोनाली पुल के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल रुड़की स्थित विनय विशाल नामक एक निजी वाहन ने
संवाददाता ईश्वर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी ईश्वर, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? एसडीएम की हालत अभी कैसी है? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा बहुत भयानक था, रुड़की से जो लक्सर की तरफ एक रोड जाता है और वो बाईपास से भी निकलता है। आज मैडम जिस तरीके से कन्नौजिया, संगीता कन्नौजिया हैं जो एसडीएम लक्सर हैं, हरिद्वार से लक्सर जा रही थी, उसी बीच सोनाली नदी के पास ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बड़ा ट्रोला गाड़ी से टकराया और आमने सामने की टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें संगीता कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हुई और साथ ही साथ जो चालक गोविंद सिंह था उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। अब एक पैनल है जो संगीता कन्नौजिया है, उसका इलाज चल रहा है, वो पैनल उसका इलाज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एम्स रेफर करने की भी बात चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया ईश्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस छोड़ने की अफवाहों से आहत पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को 3 पोर्टल के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। प्रीतम ने खुद को लेकर सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही अफवाहों से साजिश से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लोग यह बात ठीक से समझ लें कि शिखंडियों की आड़ लेकर प्रीतम सिंह की हत्या नहीं की जा सकती। प्रीतम सिंह ने खुद पर लगाए जा रहे गुटबाजी के आरोपों की भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 6 बार का विधायक हूं, कल कुछ पोर्टल ने खबर गलत फैलाई थी। प्रीतम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं तीनों पोर्टल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा और मानहानि का केस भी दर्ज करूंगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते, प्रशासन हेमकुंड साहिबा यात्रा की तैयारियों में जी जान से जुटा है। भारतीय सेना के जवान और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादार रविवार को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक पहुंचे। उन्होंने इसके लिए 15,200 फीट की ऊंचाई तय करने का आदम्य साहस किया और बर्फ को काटकर रास्ता बनाकर पहुंचे। 14 अप्रैल को यह टीम गोविंद घाट से इस कार्य के लिए निकली थी, लेकिन रविवार को तय समय से पूर्व ही कर लिया गया और अगले कुछ दिनों में इस रास्ते को खुला और सुगम बनाएंगे। सभी विभाग जैसे विद्युत विभाग, पेयजल विभाग आदि अब रास्ते बन जाने से अपना अपना कार्य करवाना शुरू करेंगे। इस वर्ष गुरुद्वारा में सचखंड के कपाट 22 मई को खुलेंगे और यात्रा प्रारंभ होगी। पहले जत्थे को 19 मई से ऋषिकेश के लिए रवाना किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के पैठाड़ी क्षेत्र में उस वक्त कोहराम मच गया जब बारातियों से भरी गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ग्राम सभा भटकोट सिलोली के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मैक्स सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के समय रास्ते में हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सभी घायलों की भी गंभीर हालत को देखते हुए पौड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि डोबरी से बारातियों को लेकर ये मैक्स गाड़ी वापस लौट रही थी, जिसमें 12 लोग सवार थे। लौटते समय ये अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पौड़ी जिला अधिकारी और एसएसपी यशवंत सिंह चौहान जिला अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। घायलों में 3 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 3 विधायकों की एक कमेटी बना दी है, जो प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक इस कमेटी में विधायक मनोज तिवारी, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और खुशहाल सिंह अधिकारी पर्यवेक्षण बनाए गए हैं। ये सभी चंपावत में बात करके बताएंगे और फिर उसी आधार पर हाईकमान को अवगत भी कराएंगे। मनोज तिवारी जी जो सीनियर विधायक हैं हमारे 3 बार के, उनको और हमारे डिप्टी लीडर को और खुशहाल सिंह अधिकारी को, तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है। वो वहाँ के सीनियर से मिलके वहाँ हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी, उन सबसे विचार विमर्श करके कौन कैंडिडेट रहेगा, किस तरीके से हमको चुनाव लड़ना है और क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, अभी हमको क्या करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों में विचार करके अपनी रिपोर्ट
पीसीसी को देंगे 3-4 दिन के अंदर, और उसके बाद उसी पे हाईकमान के संग बैठ के हम लोग फैसला करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा और हमको क्या क्या आवश्यकताएं हम क्या करें। पौड़ी गढ़वाल में एक हथिनी ने मादा शावक को जन्म दिया। करीब 3.5 साल के अंतराल के बाद दूसरे गज शावक के जन्म से समूचे कॉर्बेट प्रशासन में जश्न का माहौल है। बता दें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में स्थित हाथीशाला में पालतू हथनी गंगा ने मादा शावक को जन्म दिया है। मादा शावक के जन्म से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। विभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी दुष्यंत कुमार द्वारा नवजात गज शावक का वजन कराए जाने के बाद प्रसूता हथनी और शावक का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पशु चिकित्सक के मुताबिक हथनी और गज शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और नियमित तौर पर दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। दूसरी ओर हाथीशाला प्रभारी सहित तैनात अन्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एलिफेंट कैंप में एक फीमेल बच्चे का जन्म हुआ है। गंगा नाम की हथनी है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण दोनों का कर लिया गया है और फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। तो बच्चे ने दूध पीना भी शुरू कर दिया और जो मिक्रोनियम जो फर्स्ट फीसिस है वो भी पास कर चुका है। तो फिलहाल दोनों स्वस्थ। अधिकारी कालागढ़ रेंज, ये हाथी कैंप जो कालागढ़ रेंज में आता है, उसमें आज जो भी हाथी रखे थे उसमें गंगा से एक बच्चे को जन्म दिया गया है, जिसकी जो है आज करीब 4:30 बजे उसके ने बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जिसका वो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले के सीमांत क्षेत्र और शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिगुणी नारायण भले ही देश में वेडिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आस्था के इस पवित्र केंद्र का अब व्यावसायिक रूप होने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों की माने तो धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, जिससे आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिव पार्वती विवाह स्थल को पिकनिक स्पॉट बनाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने त्रिगुणी नारायण में बैठक कर मंदिर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ग्राम पंचायत त्रिगुणी नारायण शिव पार्वती विवाह स्थल मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में लोग विवाह करने आते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर किया। वर्तमान में यहां पर प्रदेश के लोग विवाह करने पहुंचते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अब शादी के लिए एजेंटों द्वारा लोगों को लाकर व्यवसाय रूप दे दिया गया है, जिसका स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने रविवार को त्रिगुणी नारायण ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी की अध्यक्षता में आम बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने मंदिर का माहौल खराब करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई की मांग की है। लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे IRC का अड्डा बना रखा है और रात भर पार्टियां हो रही हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है, और जिससे गांव में अराजकता का माहौल फैल रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा इस प्रकार की अराजकता को गांव वाले बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ गांव वालों ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो बाहरी एजेंट हैं उन पे एकदम रोक लगा दी जाए, जिसका ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार और SP महोदय रुद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी महोदय उखीमठ और थाना अध्यक्ष सोनप्रयाग सभी को भेज दिया है। और इसमें अगर फिर भी कोई ऐसे कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर